नाउ अभी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग देखा था इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो आप जब डेटा कलेक्ट करते हो इंटर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो अगर आपका डेटा प्रॉपरली कलेक्टेड है तो आप उस पर प्रॉपर काम कर सकते हो। अदरवाइज इट विल कॉज लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन योर सिस्टम। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाने के लिए हमको डेटा कलेक्ट करना होता है। तो डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज है। कौन कौन सी मेथडोलॉजीज है? वी हैव वन मेथड दैट इज इंटरव्यू, सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, और भी बहुत है बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये दो देखेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यूज में क्या होता है, जैसे अभी आप इमेजिन करिए आपका कॉलेज में कोई विजिट करने आया है और ही इज आस्किंग यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वो क्वेश्चंस में जैसे जैसे आप जवाब दे रहे हो वैसे वैसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे पोज कर रहा है। ठीक है, सो दैट योर मैनुअल सिस्टम इज टर्न अप इनटू अ ऑटोमेशन और ऑटोमाइज सिस्टम। ठीक है, इसमें आप क्या, इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में आप हर काम वर्बली करते हो। इंटरव्यू जो होते हैं ना वो वर्बल होते हैं। ठीक है, तो जो नोटिंग करने वाला है वो बहुत कॉशियसली आपको वैसे ही क्वेश्चन पोज करते आना चाहिए उसको, जिससे उसको जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आपसे बराबर रिट्राइव कर सके। राइट, आप उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड हो, नहीं सेटिस्फाइड हो, क्या अपग्रेडेशंस चाहिए, ये सारों के रीजंस जो है इस टेक्निक से लिए जा सकते हैं। प्लस जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो थ्रू दैट इंटरव्यू एनालिस्ट को समझ में आता है कि क्या ऑब्जर्वेशंस है लोगों के, क्या ओपिनियंस है, कुछ सजेशंस है क्या, कुछ आइडियाज है क्या, आर दे कमेंटिंग ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो ये सारा क्यूमुलेट होके एक एनालिस्ट को हेल्प करता है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को, कुछ सेड रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कुछ अनसेड रिक्वायरमेंट्स रहेगी, तो उसको इंटरप्रेट करके प्रॉपरली अरेंज करने का। सो इट हेल्प्स द एनालिस्ट फॉर डिटरमाइनिंग हाउ द वर्क इज डन, हाउ इट शुड बी डन एंड व्हाई इट शुड बी डन। ओके, अब कभी कभी क्या होता है ना, वर्बली लोग बोलने के लिए हेजिटेट करते हैं, बट आप अगर उनको रिटर्न फॉर्म में बोलोगे ना तो दे विल गिव इट फास्ट। राइट, समटाइम्स अभी अगर इंटरव्यू ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि इफ जो भी इंटरव्यूअर है उसने प्रॉपरली सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, तो वो क्या होगा, उसका होमवर्क रेडी नहीं है। उसका होमवर्क रेडी नहीं है तो जैसे आप जवाब दोगे वैसे वो क्वेश्चन फिर से रेज करेगा, फिर से, यानी वो जिस डायरेक्शन में थ्रूपुट लेके जाना चाहिए उस पर्टिकुलर पूरी एक्सरसाइज का, हो सकता है उसका वो मोटिव सेटिस्फाई नहीं हो। तो ही शुड बी, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, ही शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चन लिस्ट, सो दैट जो भी इसेंशियल डेटा है वो पूरा का पूरा कलेक्ट हो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आप बार बार इंटरव्यू नहीं लेने जाओगे, बार बार पूछने नहीं जाओगे, तो आपका जो डेटा कलेक्शन है वो एक ही टाइम पे मैक्सिमली कैसे कलेक्ट हो, सो दैट द सिस्टम कैन बी वर्कड आउट, एनालाइज्ड, वो वहां पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दिखता है। बट हमेशा क्या होता है ना, आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं लग सकते, कुछ कुछ फैक्टर्स, कुछ कुछ फ्लॉज ऐसे आप फैक्टर्स ऐसे डिसाइड करने होते हैं कि वहां पे आप वन टू वन यस नो में या दैट वे में क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ले सकते हो। आपको कभी कभी वो फ्लो भी मेंटेन करना पड़ता है कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्सेस दे रहा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर रिस्पॉन्स यू हैव टू जनरेट न्यू क्वेश्चंस एज पर दैट सीन और सिनेरियो इज। तो उसमें होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो लेस फॉर्मल होते हैं। अब जैसे जैसे बंदा आंसर करेगा उसके रिलेटेड, जो इंटरव्यूअर है जैसा उसका क्वेश्चन पोज करेगा, अकॉर्डिंगली वो पूरे इंटरव्यू का फ्लो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। So now what is the difference between structured and unstructured interview?
स्ट्रक्चर इंटरव्यू में प्री डिजाइन और प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चन सेट होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में डायरेक्टली जैसे क्वेश्चंस आएंगे इट इज टेकन डायरेक्टली एंड क्वेश्चंस आर डायरेक्टेड टू द रिस्पॉन्सेस, जैसा आंसर आएगा अकॉर्डिंगली नया क्वेश्चन जनरेट होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्रिपरेशन इज डन so that the questions are consistent, एक ही फ्लो में जाए, वो प्रॉपरली गाइडेड रहे, ये टेक केयर किया जाता है। बट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड ऑन स्पॉट, लुकिंग ऑन द फ्लो ऑफ इंटरव्यू, तो उसके लिए आप देखोगे कि क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच कंसिस्टेंट और यू कैन से दे आर लेस कंसिस्टेंट। In structured interview, interviews are conducted in a formal way, while in unstructured interview, they are in informal way. तो जहाँ informal interview होता है ना, they build interrelationships. Like analyst अपने टीम से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो फॉर्मल नहीं होगा, सो दैट एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्चुअल चीजें जो है वो बहुत अच्छे से शेयर्ड होती है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सो इट इज द रोल ऑफ एनालिस्ट कि वो कौन सा फेज कहाँ पे यूज करे। इंटरव्यू इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पता नहीं, इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग एंड मे समटाइम्स रिजल्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम बोल पूछने कुछ और जा रहे थे और आखिरी में डेटा जो कुछ कलेक्ट हो रहा है वो कुछ और ही कलेक्ट हो रहा है, तो जितना टाइम हमने उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में दिया दैट इज अटर वेस्ट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द इंटरव्यू मेथड। सो अभी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या है? इजी टू कंडक्ट है, लिटिल इंटरव्यूअर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वर्डिंग जो है क्वेश्चंस के वो बहुत कंसिस्टेंट है, तो आपको जो आंसर मिलते हैं उसको कोरिलेट करना बहुत आसान होता है। मोर ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ आंसर इज पॉसिबल, शॉर्ट है और इसलिए एफिशिएंट है। बट डिसएडवांटेज क्या है? आपको ना प्री होमवर्क बहुत करना पड़ता है, जैसे इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द क्वेश्चन सेट। कभी कभी ना आपको ना कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्योंकि वो प्रॉब्लम को रेलेवेंट नहीं है दैट टाइम, तो आपको वो ओमिट करने पड़ते हैं या ओमिट हो सकते हैं, टॉपिक्स आर ओमिटेड फ्रॉम द क्वेश्चन सेट मे बी रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम एट हैंड, वो एक्सप्लोर नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने अगर कंपलसरी कुछ क्वेश्चंस को नहीं किया तो उसके आंसर्स अगर सामने वाले ने नहीं दिए या उस तरीके से नहीं दिए जैसे एक्सपेक्टेड था, तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होके भी हमारे पास वो एक्सप्लोर नहीं होगी। पर्सन इंटरव्यूड में बी अनरिस्पॉन्सिव, कभी कभी आप जब फॉर्मल चीजें पूछने जाते हो ना तो दे डोंट गिव दैट मच अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं दे दैट इंफॉर्मेशन माइट बी इनकम्प्लीट। और जैसे आपको ना कोई फॉलोअप क्वेश्चन या कोई फॉलोअप मेथड नहीं होता है कि यार इसका ये क्वेश्चन का आपने आंसर छोड़ दिया है तो आप फिर से उस पर अटेम्प्ट करिए, नो, देर इज नो पॉसिबिलिटी टू आस्क फॉलोअप क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बट इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसका फायदा क्या है? क्वेश्चन सेट और वर्ड्स जो है वो कब कहाँ पे रहते हैं, जैसे इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट के ऊपर, जैसे वो बोलेगा वैसे डिजाइन होता है, वैसे आंसर उसका जनरेट होता है, क्वेश्चन फिर से उसके नेक्स्ट बेसिस पे जनरेट होता है। सो जो सपोज एक आधे क्वेश्चन में कोई चीज छूट गई है, कुछ मैन पर्सपेक्टिव छूट गया, तो इट कैन बी अगेन ओवर, जो पहले छूट गया अगेन इट कैन बी ओवरलुक and it can be explored in another set of questions, तो उसके वजह से जो मैक्सिमम डेटा कलेक्शन है वो पॉसिबल है। एंड एट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, इसमें ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन अ एनालिस्ट एंड अ इंटरव्यूअर ये बहुत अच्छा होता है। और जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है ना तो उसमें जो इम्पोर्टेंट या वर्केबल इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है वो गैदर करना बहुत पॉसिबल होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। बट साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है? दिस इंटरव्यू मेथड गेट्स स्कैटर्ड एंड रिजल्ट्स इन वेस्ट ऑफ टाइम।
कभी कभी ना जितना नहीं चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है जिसका आगे कुछ भी काम नहीं है। समटाइम्स जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई तो उसको एनालिसिस और इंटरप्रेट भी करना रहेगा, या सामने वाला ने इतना सारा कुछ बोल दिया, अब उसमें से इम्पोर्टेंट अपने लिए क्या है वो इंटर एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए इट मे बी वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग। कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसका मीनिंग इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, या सामने वाले ने कुछ और वर्ड्स में बोला है, आपने उसको कुछ और तरीके से इंटरप्रेट किया है या एक्सप्रेस किया है, दैट मे बी इनएक्यूरेट। So, due to lack of structure, evaluation of the result may prove difficult. आप प्रॉपरली उसको वहां तक नहीं ले जा पा सकते हो जैसा एक्सपेक्टेड है। सो ये हमने देखा रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूज कैसे होने चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और डिफरेंसेस हैं। नाउ सेकेंड मेथड दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी इमेजिन करो हमको एक सिस्टम डेवलप करना है और हमने एक कम टाइम पे बहुत सारे लोगों को जमा किया जो उस पर्टिकुलर फील्ड के बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनको बोला कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, आप बोलो इसका सोल्यूशन कैसे वर्कआउट करना है, राइट? सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्योंकि आप पहले से प्री प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो जो भी चीजें आएंगी वो स्पॉन्टेनियस आएंगी। स्पॉन्टेनियस आएंगी तो आपका जो थिंकिंग है, जो रिस्पॉन्स है, वो क्रिएटिव साइड ज्यादा होगा, सो दैट देर इज अ फ्री फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। नहीं ये नहीं, अच्छा कुछ और कुछ और कुछ और। लाइकवाइज ऑन टाइम एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द एनहांसमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीड्स ऑफ मैनेजर्स, सिस्टम पर्सनल, स्पेशलिस्ट और यूजर्स के जो नीड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज होता है। अब इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का हेल्प कहाँ कहाँ होता है? इट इज हेल्प टू इवेल्युएट करंट ऑपरेशंस, अभी कैसे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्टम को ही डेवलप कर रहे हो, तो आप अभी तक ये कैसे करते हो, यू कैन आस्क टू द यूजर्स। फिर वो कुछ बोलेगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे यहाँ वर्कआउट हो रहा है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। फिर उस पे क्या अपडेशंस होने चाहिए, कहाँ कहाँ अपडेशंस होने चाहिए, तो आपके सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे मैनेजर्स है, सिस्टम यूज करने वाले लोग हैं, सम एक्सपर्ट्स हैं और यूजर्स हैं, तो ये सारे मिलके आपके उस सिस्टम के रिलेटेड स्पॉन्टेनियसली वर्बली इन शॉर्ट वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो वो चीज हेल्प करती है फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। And when we are doing brainstorming, everyone should have that purpose कि वो creative thinking करें और वहां पे फ्री फ्लो रहे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का, तभी ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्रूटफुल होता है, ठीक है। सो an important aspect of such meetings is that all parties become interested. This is very very critical. अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय हर एक ने अपना हिस्से का पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं किया, पॉजिटिव इन द सेंस कि क्रिटिसिज्म नहीं, अपने आप को रेजिस्ट नहीं किया पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने इनपुट्स देने के लिए, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इफेक्टिव होता है। दिस ऑल्सो गेन अ बेटर एप्रिसिएशन इन इंटर रिलेशनशिप। आपस में अगर हम फ्री फ्लो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, तो देखिए सामने वाले से हमको भी जानने को मिलता है कि उसका क्या, सिंगल पर्सन अगर काम करता है किसी सिस्टम पे तो वो मोनोटोनस होता है, बट अगर इफ वी आर वर्किंग इन अ टीम एंड एवरी टीम मेंबर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ दैट सिस्टम, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी रख के हमको सामने वाले की आइडिया समझ के उसको एनालाइज करके वो चीज अगर हम प्रॉपर वे से कम्युनिकेट कर सके, तो इट गिव्स अ गुड throughput. And when everyone can contribute, there you will find that interrelationships are very very nice, and it helps in successful operation of an information system. So
ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो रैंडमली नहीं क्रिएट कर सकते, इट रिक्वायर्स टू हैव प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग एंड प्री प्रिपरेशन, कि क्या फैक्टर लेके मतलब मुझे कब कौन से मोमेंट पे किससे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वर्कआउट करने हैं, रैंडमली नहीं हो सकते। Atmosphere should be relaxed, informal, and non-threatening to uh, uh, exchange of ideas होने के लिए जो एटमोसफियर वहां पे होना चाहिए, दैट शुड बी रिलैक्स्ड एंड नॉन थ्रेटनिंग। तभी तो हम फ्रीली बोल पाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो पाएगा। अगर सामने वाला कंटिन्यूस आपको नैग कर रहा है, क्रॉस कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है, तो आप उतना फ्रीली नहीं बोल पाते हो। Participants should willingly put their ideas and consider others' ideas, even though that appear offbeat and impractical at first. कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाले ने रखा हुआ आइडिया हमको इम्प्रैक्टिकल लगता है कि ये ऐसे कैसे होगा, बट टू गेट दैट आइडिया इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है। आगे चल के जो थॉट मिला है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, मे बी वो एक बहुत अच्छा वायबल सोल्यूशन जनरेट कर सकता है। ठीक है। और इसके लिए लोगों का ओपन माइंडेड होना एंड विलिंग टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज होना बहुत जरूरी है, whosoever इज पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। बट ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स should be available with